हमारे प्रदेश में कपास की खेती कई जिलों में मुख्य रूप से की जाती है और हमारे जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई जल की भरपूर व्यवस्था है वो किसान कपास की बुआई कर सकते हैं। तो कपास की फसल से अधिक उपज लेने के लिए कौन सी किस्मों का चुनाव करें और वैज्ञानिक तरीके से बुआई कैसे करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं विषय विशेषज्ञ राजेंद्र प्रसाद साहू से। आज कपास की खेती के बारे में, उन्नत कृषि के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे कि प्रजातियां बहुत इम्पोर्टेंट हैं सिलेक्शन करना। तो इसके लिए आपको बीज का चयन आपकी लोकेशन के हिसाब से करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए कुछ वैरायटी हैं जो आपके एरिया के हिसाब से JKH 1 है और हाइब्रिड 4 भी आपका बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और एक मैक 1 वैरायटी आती है MECH 1, ये बहुत अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा विभिन्न कंपनियों ने कुछ BT कॉटन निकाला हुआ है, जैसा कि किसान भाई ये ज़्यादा जानते हैं, आजकल BT कॉटन का ज़्यादा उपयोग करते हैं। वैरायटी का सिलेक्शन करें और बोएं। किसान भाइयों, सिंचित कपास की फसल से आपको अधिक उत्पादन मिले, इसके लिए भूमि का चयन और खेत की तैयारी करते हुए खाद उर्वरकों का प्रबंधन किस तरह से करें, आइए जानते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात आती है इसके लिए जलवायु के अनुसार आपको कॉटन के लिए मिट्टी का भी चुनाव करना है। तो जलवायु इसके लिए गर्म और नमी युक्त होना चाहिए। इसके लिए आपको तापक्रम जो है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और मिट्टी इसकी भारी काली और दोमट भी चलेगी, लेकिन काली हो और भारी हो तो ज़्यादा अच्छा है, जिसको हम हैवी क्ले सॉइल बोलते हैं। और इसमें जीवाश्म की मात्रा अधिक होना चाहिए। खेत की तैयारी का बहुत महत्व है। पहली फसल के प्रीवियस क्रॉप के उसके रेसिड्यूज को या तो अच्छी तरह मिट्टी में मिला दें या अलग कर दें, खेत से बाहर कर दें। और इसके बाद आप को क्रॉस डिस्क हैरो चलाएं और कल्टीवेटर चलाएं। तो इसके बाद इसमें आपको 10 से 12 टन कम से कम सड़ी हुई गोबर की खाद पर हेक्टेयर मिलाना बहुत आवश्यक है। और उसके बाद एक बार हैरो अच्छे से चला दें तो ठीक से उसमें सॉइल में मिक्स हो जाएगा। और उसके बाद पाटा चला के उसको समतल कर दें। तो किसान भाइयों, इसके बाद बात आती है हमको उर्वरक कैसे देना है और कितना देना है। यह बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि उर्वरक में अनावश्यक हमारा खर्चा बढ़ जाता है। इसके लिए अनुशंसित जो मात्रा है, हम मृदा का परीक्षण करवा के हमको उर्वरक देना चाहिए। 120 किलो नाइट्रोजन और 60 किलो फास्फोरस और पोटास की ज़्यादा मात्रा 80 किलोग्राम हमको देना चाहिए। स्फूर और पोटास की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा को जुताई के समय आप बोनी से पहले दे दें। उसके बाद बची हुई जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो आप 2 भागों में दें। 2 जो स्टेज हैं, जब आपको आवश्यकता है फसल के लिए तब आप दें। तो इस तरह से आप फसल में उर्वरक का प्रबंधन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। किसान भाइयों, सिंचित कपास की खेती करने के लिए बीज की मात्रा और बीजोपचार करते हुए वैज्ञानिक तकनीक से कपास की बुआई कैसे करें, इसके लिए आइए मिलते हैं। अगर आपके पास इरिगेशन की फैसिलिटी है तो समय अभी बहुत अच्छा है, अभी आप इसकी बोनी कर सकते हैं। अगर आपके पास सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तो आपको मानसून जैसे ही आता है, मानसून फर्स्ट शावर आने के बाद तुरंत दूसरे शावर आने से पहले आप इसकी बोनी या डिबलिंग कर दें। जून का महीना बेस्ट है। इसके बाद किसान भाइयों, बात आती है बीज एवं बोनी प्रबंधन की। तो किसान भाइयों, बीज बहुत अच्छा आप लोग लें, अच्छी सर्टिफाइड बीज होना चाहिए। वो बीज को उपचारित भी करें। उपचारित करने के लिए आप 2 ग्राम बाविस्टिन ले लें और 2 ग्राम थायरम ले लें। इस और दोनों के मिक्सचर से आप बीज को ट्रीट कर लें। 1 किलोग्राम बीज के लिए 2 ग्राम बाविस्टिन और 2 ग्राम थायरम सफिशिएंट होती है। इससे क्या है, फंगल डिजीज कुछ होते हैं वो आपके नियंत्रित हो जाते हैं। तो इसकी बीज की मात्रा बड़े हिसाब से आपकी 2 किलो से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर किसान भाई उपयोग करते हैं। और इसके बीज के उपचार के बाद जो बुआई की दूरी है तो उसको ध्यान रखना चाहिए।
3 फीट की कम से कम कतार से कतार दूरी होना चाहिए और पौधे की दूरी 2 से 3 फीट हो सकती है। इसके बाद अगर रिज एंड फरो से बोनी करनी है, जैसे जहाँ पानी का भराव ज़्यादा होता है वहाँ रिज एंड फरो बना लें। रिज एंड फरो सिस्टम एक वेल ड्रेनेज के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि पानी का जहाँ ज़्यादा भराव होता है वहाँ फसल का नुकसान की होने की संभावना रहती है। कपास की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए आप फसल में सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण कब और कैसे करें, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं। आजकल ड्रिप इरिगेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो कॉटन है हमारी जो वाइड स्पेस्ड है, तो इसमें ड्रिप इरिगेशन का बहुत महत्व है, क्योंकि एक एक पौधा दूर दूर है, एक एक ड्रिपर आप लगा दीजिए और इससे पानी की कम से कम नहीं तो 70% बचत हो जाएगी आपकी। तो क्योंकि इसमें 3-3 घंटे का आप शिफ्ट लगा दीजिए तो पानी की बहुत महत्वता है, इसलिए ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करें। और हमारे कुछ इंटर कल्टीवेशन ऑपरेशंस हैं, चाहे बीडिंग हो या आप मल्चिंग करेंगे तो बहुत आसानी से आपकी कर्षण क्रियाएं हो जाएंगी। तो किसान भाइयों, अगर अच्छी तकनीकी से जो बताई गई है उसके अनुसार अगर हम बोनी प्रबंधन करते हैं तो हमारे खेत में पर्याप्त पौध संख्या प्राप्त होगी, जिससे कि हम अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। आज मिट्टी परीक्षण उसी प्रकार जरूरी है जिस प्रकार हमारा और आपका स्वास्थ्य परीक्षण। जी हाँ, आज रसायनों के खेती में बढ़ते प्रयोग के कारण मिट्टी का स्वास्थ्य बड़ी तेजी से बिगड़ रहा है। ऐसे में मिट्टी परीक्षण कर उसकी रिपोर्ट के आधार पर मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारा जा सकता है। तो चलिए मिट्टी परीक्षण पर तकनीकी जानकारी लेते हैं। किसान भाइयों, आज हम लोग मृदा परीक्षण के बारे में समझेंगे, क्यों ये आवश्यक है तथा मिट्टी का नमूना किसान भाई किस तरीके से सही तरीके से ले पाएँ जिससे कि उनको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। अब जब हम नमूना लेंगे तो हमें किन चीज़ों का सावधानी रखनी है। नमूना लेने से पहले जो भी ऊपर के कंकड़ पत्थर हैं, पहली बात तो हम जिस स्पॉट से जिस जगह से नमूना ले रहे हैं हमें ये ध्यान रखना है, उसको ध्यान से देखना है कहीं उसके ऊपर कोई गोबर तो नहीं पड़ा हुआ है जो सूख गया दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो बहुत ध्यान से हमें देखना है कि इस टाइप की कोई भी चीज़ अगर पड़ी हुई है, गोबर है या इस टाइप, तो उस जगह से हमें नमूना नहीं लेना है। आप अपने खेत के बारे में जानते हैं, आपके खेत का क्या आकार है, कितने अलग अलग खेत हैं आपके पास। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा खेत एक तरीके से दिखे तथा एक रंग का हो, यानी अलग अलग मिट्टियों का हमें अलग अलग नमूना लेना है और उसको प्रयोगशाला में अलग अलग भेजना है। तथा हमें ये भी देखना है कि उसका क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, यानी कि अगर मान लीजिए कोई किसान सोयाबीन व्हीट ले रहे हैं पिछले कई सालों से और दूसरा किसी जगह में वो कोई दूसरी क्रॉप ले रहे हैं, तो बेटर ये है कि आप सोयाबीन व्हीट का नमूने अलग लें और दूसरी क्रॉप जो है उसका नमूना अलग लें। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कभी भी किनारे से 1-1.5 मीटर या 2 मीटर आप किनारे से नमूना न लें। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि एकदम पहली बात तो कोनों से भी ना लें, क्योंकि खेत के कोनों में नॉर्मली हम लोग फर्टिलाइज़र के बैग रखते हैं, मिट्टी में खराबी होने का, कंटामिनेशन होने का खतरा है। तो हम अंदर खेत के चले जाएं। और तीसरा चीज़ हमें ध्यान में ये रखना है कि हम एक लाइन में ना लेते चले जाएं। ये नहीं कि हम एक लाइन में चल रहे हैं और उसी लाइन में हम नमूना एकत्रित कर रहे हैं, हमें जिग-जैग फैशन में नमूना लेना है। आइए जानते हैं मृदा परीक्षण के बारे में। मिट्टी की जांच की आवश्यकता। यह जानने के लिए कि आपकी जमीन की आवश्यकता एवं उर्वरता स्तर
उस फसल विशेष के लिए उपयुक्त है कि नहीं, जिसकी आप खेती करने जा रहे हैं। आपकी जमीन में फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है एवं कितनी अतिरिक्त मात्रा उर्वरक के माध्यम से होनी है का निर्धारण करने में मदद मिलती है। मिट्टी की रासायनिक प्रकृति, अम्लीयता एवं क्षारीयता तथा उसमें उपस्थित घुलनशील लवणों की मात्रा की जानकारी मिल जाती है, जिससे उसके उपचार में सहायता मिलती है। पौधों की वृद्धि के लिए अनेक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु इन तत्वों में 16 तत्वों की अधिक आवश्यकता पड़ती है। अतः भूमि में तत्वों का संतुलन बनाए रखने के लिए परीक्षण के अनुसार उर्वरकों की सिफारिश आवश्यक है। तो जब हम अपने खेत में गए, हमने देख लिया कि हमारे खेत से हमको 2 या 3 या मान लीजिए एक भी अगर छोटा खेत है और एक तरीके का समानांतर है, तो अगर हमें नमूना एक ही नमूना लेना है तो हम उसको कैसे सही तरीके से लें। ठीक है, अब नमूना लेते वक्त हमें ऊपर से जो भी कंकड़ पत्थर हैं उनको हमें साफ़ कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, तथा हमको एक अंग्रेजी का वी आकार का लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदना चाहिए। ठीक है, और उस गड्ढे में जैसे आपने कहा ना, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके से वी आकार का गड्ढा हम खोदेंगे तथा उसके बाद उसमें से जितनी भी मिट्टी है वो हम निकाल के अलग कर देंगे। ये गड्ढा हमने सिर्फ स्पेस लेने के लिए खोदा है। फिर उस गड्ढे के एक साइड से हम कोई खुरपी डाल करके एक यूनिफॉर्म स्लाइस 15 सेंटीमीटर का, एक यूनिफॉर्म स्लाइस का मतलब ये हुआ कि एक बराबर मोटाई का हम एक मिट्टी निकाल लेंगे और उसको हम अपने प्लास्टिक की ट्रे जो हमारे साथ है उसमें रख लेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास 1 एकड़ की ज़मीन है जिससे कि आप नमूना ले रहे हैं, आपको कम से कम 8 से 10 स्थानों से इस तरीके से जिग जैग फैशन में नमूना ले करके अपने ट्रे में एकत्रित कर लेना चाहिए। उसके बाद आप वो जो ट्रे में जो आपका नमूने आ गए हैं 8-10, इनको अच्छी तरीके से मिलाना है, बहुत अच्छी तरीके से, जिससे कि सारे के सारे एक ही मिट्टी बन जाए। और मिलाने के बाद आप उसको 4 भागों में डिवाइड कर दीजिए। तो 4 भागों में जब आप डिवाइड कर देंगे तो आप 2 भाग, यानी कि जो 2 तिरछे भाग आपको दिख रहे हैं उनको आप हटा दीजिए, तथा बाकी जो 2 तिरछे भाग हैं उनको आप फिर से मिलाइए। बहुत अच्छी तरीके से मिलाने के बाद फिर से आप उसको 4 भागों में डिवाइड कर दीजिए और फिर 2 तिरछे भाग हटा दीजिए और बाकी 2 तिरछे भाग को आप मिला दीजिए। तो इस तरीके से आप करते जाइए जब तक कि आपके पास लगभग आधा किलो 750 ग्राम के लगभग मिट्टी आपकी इकट्ठी हो जाए। फिर आप इस मिट्टी को पॉलीथीन बैग में आप इस मिट्टी को डाल दीजिए। पैकेट में जब मिट्टी को डालेंगे तो आपको मिट्टी के बारे में जानकारी, जो मतलब किस खेत से आपने मिट्टी ली है, आपके खेत का नंबर क्या है, आपकी डेट ऑफ सॉइल सैम्पलिंग क्या है, मतलब किस तारीख को आपने ये मिट्टी कलेक्ट की है, आपका अपना नाम सबसे ऊपर होना चाहिए, किसान का नाम, खेत का जो भी आप खेत का पहचान है, खेत का क्रमांक नंबर, वो आप सारी चीज़ें लिखें, तथा आगे आप कौन सी क्रॉप लेने जा रहे हैं जिसके लिए आपको उर्वरक की अनुशंसा चाहिए। ये सारी चीज़ें एक अच्छे से कागज़ में आप लिख करके उस कागज़ को भी आप एक छोटे पॉलीथीन में डाल के अंदर डालिए। फिर आप उसको अच्छे से बंद कर दें, उनको फिर से एक टैग में लिख करके ऊपर भी वो सारी चीज़ें आप अच्छे से बांध करके और फिर आप प्रयोगशाला में उसको जांच करने के लिए भेज सकते हैं। किसान भाई देखिए, प्रयोगशाला में जब आपका सैंपल जाता है तो वो उस सैंपल की प्रोसेसिंग करते हैं, उसका विश्लेषण होता है और उसके आधार पे आपको जो आपकी फसल जो आप लेना चाहते हैं उसकी सही उर्वरक अनुशंसा हो जाएगी। आपको अपने मिट्टी के बारे में पता चल जाएगा तथा आप अपनी मिट्टी से ज़्यादा कैसे उपज ले सकते हैं, आपको क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए उसके बारे में भी आपको पता चलता है। मैं तो यही किसान भाइयों से कहूँगा कि आप ज़रूर अपनी मिट्टी की जाँच करवाएँ और खुद लाभान्वित हों और अपनी मृदा का स्वास्थ्य भी बचाएँ। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। गुलाब के फूलों का दैनिक जीवन में कई तरह से उपयोग होता है। इसके अलावा गुलाब के फूलों से गुलकंद, गुलाब जल, ऑयल इंडस्ट्रीज, परफ्यूम इंडस्ट्रीज और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी गुलाब की खासी मांग रहती है। इसलिए गुलाब की खेती किसानों के लिए एक लाभ का सौदा है। इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं जो यूज़ करने वाले होने वाले गुलाब हैं, जिनको कि लूज फ्लावर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और बुके वाले पर्पसेस के लिए भी बहुत सारी वैरायटीज़ ग्रो होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लूज फ्लावर वाले जो गुलाब होते हैं या जो गार्डन वाले गुलाब होते हैं उनकी बात करूँगी। तो उनको हम मोस्टली ओपन कल्टीवेशन में लगाते हैं। क्योंकि उनको साज सज्जा अच्छा दिखने के लिए इन जनरल गार्डन में लगाया जाता है। तो अभी आप देख रहे हैं हमारे रोजरी में या रोज़ गार्डन में निराई गुड़ाई का काम चल रहा है। हम लोग हैंड वीडिंग ही करते हैं, क्योंकि आजकल जब जो भी किया जा रहा है हैंड वीडिंग या कुछ ऐसा, तो जो भी केमिकल वीडिंग जो है उसको हम आजकल डिस्करेज कर रहे हैं। क्योंकि उसके ऊपर, उसका मृदा के ऊपर, उसका सॉइल के ऊपर बहुत ही ख़राब असर पड़ता है। तो हैंड वीडिंग करते हैं हम। और मोस्टली अगर आप कोशिश करें, आपके पास गोबर की खाद अवेलेबल हो, तो गोबर की खाद का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। गुलाबों के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, मीन्स माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो फ्लावरिंग का टाइम है या फ्लावरिंग का सीज़न है, उस टाइम पे अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट स्प्रे करवाएं, लगभग माइक्रो न्यूट्रिएंट का पूरा घोल बना हुआ मिलता है मार्केट में, रोजेज़ के लिए स्पेशली, तो उसको आप ला करके और 0.1% का घोल बना के फोलियर स्प्रे, मीन्स जो आपका स्प्रेयर होता है उसमें आप 0.1% का घोल बना के उसको स्प्रे कर सकते हैं। ताज़ा या नई लगाई हुई कलम को लगातार नमी मिलती रहे, इसलिए आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। आमतौर पर प्रारंभ में पहले सप्ताह में थोड़ा थोड़ा पानी देना चाहिए। बाद में जाड़े के मौसम में 8 से 10 दिन के अंतराल पर और गर्मियों में 4 से 5 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। ग्रीन हाउस में सिंचाई 2 तरीके से की जाती है। पहला मिस्ट और दूसरा ड्रिप सिंचाई के माध्यम से। ग्रीन हाउस में गुलाब की अच्छी उपज के लिए पानी की जरूरत इस प्रकार है। ठंडे मौसम में 2 लीटर, 35% सूर्य प्रकाश में 3 लीटर, 60 से 70% सूर्य प्रकाश में 4 लीटर और बहुत गर्म तापमान में 8 लीटर प्रति पौधा पानी देना चाहिए। और जो कट फ्लावर वाले गुलाब होते हैं, उनको अगर हम बाहर में लगाएं तो गर्मी के सीज़न में उनका मेंटेनेंस जो होता है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप बात करें तो जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में हम लगाते हैं उनका तो रखरखाव कम्प्लीटली डिफरेंट है। मगर ओपन कल्टीवेशन में भी कुछ वैरायटीज़ गुलाबों की कट फ्लावर के लिए बहुत अच्छी आती है, जैसे कि क्रिस्टन डायोर हो गया, ग्लैडिएटर हो गया, और भी इस तरह की 3-4 वैरायटीज़ हैं। सूखी टहनियां काटकर अलग कर दें। गुलाब के पौधे के आधार से निकलने वाली नई शाखाओं को भी हटा देना चाहिए। ये शाखाएं पतली, लंबी व तेजी से बढ़ने वाली होती हैं और पौधों को मिलने वाली खुराक का काफी हिस्सा ले लेती हैं, जिससे पौधों की बढ़वार व फूल उत्पादन कम हो जाता है। डायबेक रोग कटाई छटाई व फूलों के तोड़ने के बाद लगता है। पौधा ऊपर से काला होकर नीचे की ओर सूखना शुरू हो जाता है। उपचार के लिए रोगग्रस्त भाग को सफाई से काटकर 0.2% वाविस्टिन का घोल कटे हुए भाग पर लगा लें। गुलाबों में इन जनरल जो ज़्यादा डिजीज़ आती है उसमें पाउडरी मिल्ड्यू है। पाउडरी मिल्ड्यू में सल्फर कंटेनिंग कोई भी अगर आपका फंजीसाइड आता है तो उसका आप स्प्रे करते हैं तो उससे उसका बचाव किया जा सकता है। और ऐसे एफिड्स आते हैं तो उसके लिए मैलाथियन का स्प्रे कर देते हैं। गुलाब की फसल में सबसे ज्यादा नुकसान इल्ली से होता है। इल्ली प्रारंभ में कोमल पत्ते को खाकर नुकसान करती है। इसके अलावा इल्ली फूल की कली में दाखिल होकर अंदर की पंखुड़ियों को भी खाकर नुकसान कर देती है, जिससे कलियां खिलती नहीं हैं। इसकी रोकथाम के लिए आगे की पीढ़ी को रोकने हेतु प्रति एकड़ 3 से 4 फेरोमोन ट्रैप लगाएं। रासायनिक नियंत्रण के लिए इंडोक्साकार्ब 14.5 SC 5 मिलीलीटर और स्टिकर 6 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।
तो जब भी हम लूज फ्लावर की बात करते हैं तो जो उनका हार्वेस्टिंग करते हैं वो कम्प्लीटली ओपन स्टेज में करते हैं, मीन्स फूल जब पूरा खिला हुआ होता है तब करते हैं, ना कि वो थोड़ा भी फेड होने लगे तो उसके पेटल्स जो होते हैं वो गिर जाते हैं। और अब हम कट फ्लावर वाले जो बुके वाले जो रोजेस होते हैं उसकी बात करते हैं। तो अभी वाले टाइम पे उनका जो हार्वेस्टिंग स्टेज है वो एक पेटल खुला हुआ, अगर नज़दीक का मार्केट है तो उसके लिए एक पेटल खुला हुआ, और अगर दूर का मार्केट है तो लगभग सारे पेटल्स उसके क्लोज होने चाहिए। इसको लगभग नीचे कम से कम आप 60 to 70 सेंटीमीटर का उसका स्टेम हो तो उतने लंबे स्टेम के साथ आप उसको हार्वेस्ट करते हैं, और हार्वेस्ट करने के तुरंत बाद उसको बाल्टी भर सैनिटाइज्ड पानी में आप डालते हैं, और उसको पानी में डालने के बाद आपको उसको फील्ड हीट रिमूव करने के लिए एकदम ठंडे कमरे के अंदर आपको रखना होता है, जिससे कि टेम्परेचर जो हो उसका 4 से 5 डिग्री लगभग कम हो जाए। तो उससे क्या होता है, फूल आपका जल्दी नहीं मुरझाता है और मार्केट तक पहुंचने में फूल को आपके मदद मिलती है। उसमें आप चाहें तो लगभग एक बकेट पानी में लगभग 100 ग्राम के आसपास अगर ग्लूकोज डाल दें और थोड़ा सा सिट्रिक एसिड लगभग पिंच भर आधा चम्मच जैसे सिट्रिक एसिड डाल दें तो फूल जो होगा आपका वो देर से खराब होगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है। राय सिंह नगर जिला श्रीगंगा के किसान राम किशोर ने। आप मूंगफली की उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो राम किशोर जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। राज्य में हल्की मिट्टी के लिए मूंगफली की विस्तारी किस्में RS1, M13, MA10 जिसे चित्रा के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें तेल की मात्रा लगभग 50 से 51% तक होती है। इसके अलावा RG 151, GG2, SB11, TAG 24 तथा DH 83 झुमका किस्में उपयुक्त रहता है। मध्यम तथा दोमट भूमि के लिए अर्ध विस्तारी किस्में RSB 87, RS 138 तथा RG 425, RG 382, गिरनार 2 इत्यादि प्रदेश के लिए उन्नत किस्में हैं। बीज के जरिए फफूंद जनित रोगों की रोकथाम हेतु प्रति किलो बीज को 3 ग्राम थायरम या कैप्टान अथवा 2 ग्राम मैंकोजेब या कार्बेंडेजियम से उपचारित करें। कालर सड़न तथा उकठा रोगों के प्रकोप से फसल को बचाने के लिए 4 से 8 ग्राम ट्राइकोडर्मा से प्रति किलो बीज का उपचार लाभदायक पाया गया है। इन उपचारों के बाद 500 ग्राम राइबोजेनियम कल्चर से भी प्रति हेक्टेयर की दर से बीज का उपचार करें। ऐसा करने से परिस्थितियों के अनुसार 10 से 20 किलोग्राम से प्रति हेक्टेयर की दर से नत्रजन की बचत होती है। इतनी ही मात्रा से PSB के कल्चर से बीज उपचार करने से भूमि में उपलब्ध फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ जाती है। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।